प्रिय बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र का जो पहला पाठ है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए पहला पाठ जो है सत्ता की साझेदारी, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस पाठ में जो है हमारे सत्ता की साझेदारी, जैसे सत्ता का केंद्र एक ना हो, सत्ता का विभाजन हो जाए, तो लोकतंत्र की उचित कार्य प्रणाली की लोकतंत्र है और उसकी उचित कार्य प्रणाली है, तो उसके लिए जो है राज्य के जो 3 अंग होते हैं, राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारी विधायिका होती है, एक हमारी कार्यपालिका होती है और एक हमारी न्यायपालिका होती है। एक बार फिर से सुन लेंगे, जो 3 अंग होते हैं, विधायिका जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका जिसका काम है कानून का मतलब कानून लागू कराना, और न्यायपालिका जिसका काम की जो कानून का पालन ना करे उसके लिए दंडित करना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सही से चले, तो इन तीनों अंगों के बीच में कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की जो साझेदारी है वो बहुत आवश्यक है। इस पाठ में हमारे 2 देश के माध्यम से उन्होंने बताया, एक बेल्जियम को उदाहरण देकर और एक श्रीलंका का उदाहरण देकर। तो पहले मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगा। बेल्जियम जो है ये पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है और देश की आबादी के इसमें 3 तरीके के लोग रहते हैं। इस देश में जो है वो कुल मिलाकर 3 तरीके के लोग रहते हैं। 59% जो लोग हैं ये बेल्जियम के, ये जो बेल्जियम देश है पश्चिमी यूरोप का एक देश है ये, और इसके जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग एक बेलोनिया क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? बेलोनिया क्षेत्र है, उसमें रहते हैं, वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% जो है देश के, मात्र 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, जर्मनी की जो राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम में अब इसके बाद जो बेल्जियम की सामाजिक विविधता भी, जैसे हमने आपको बताया, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, कुछ डच बोलते हैं और कुछ जर्मन भाषा बोलते हैं। तो बेल्जियम में सामाजिक विविधता, केंद्रीय सरकार जो है, बेल्जियम की जो केंद्रीय सरकार है उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की जो है वो संख्या समान रहेगी। वहां पर जो डच भाषी हैं और फ्रेंच भाषी हैं उनकी संख्या समान रहेगी। विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब उन्हें कोई संसद को, वहां की केंद्रीय सरकार को कोई कानून बनाना है, तो उन्होंने कहा वो कानून जो है वो तभी बन सकते हैं जबकि जो भाषाई समूह के सांसद, जो डच भाषी हैं, फ्रेंच भाषी हैं, उनके सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में है। और जो राज्य सरकार है, जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकार होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन एक तरीके से उनके दिशा निर्देशों के अंतर्गत होती है, लेकिन यहाँ जो बेल्जियम में राज्य सरकार जो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब आई मतलब एक हो गई केंद्र सरकार, एक हो गई राज्य सरकार। अब वहां पर बेल्जियम में एक है हमारी सामुदायिक सरकार। ये सामुदायिक सरकार नहीं होती है, लेकिन यहाँ बेल्जियम में है सामुदायिक सरकार। तो वो हमारी सामुदायिक सरकार कैसी है? तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो ये सामुदायिक सरकार में कौन है? ये सामुदायिक संस्कार का काम, जो सामुदायिक सरकार है इसका काम है संस्कृति, भाषा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर, संस्कृति, भाषा, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ये जो है वो निर्णय लेने का अधिकार है। अब वर्ष 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन हुए। यहाँ जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम का जो संविधान है उस संविधान में 23 सालों के बीच में, मतलब 70 से लेके 93 के बीच में जो है वो हमारे कितने 4 संशोधन हुए। तो इतना थोड़ा वर्णन जो है वो उन्होंने बेल्जियम का किया। अब हमारा श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, भारत के दक्षिण में जो स्थित है श्रीलंका, उस श्रीलंका का एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका जो है वो एक द्वीपीय देश है और तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ जो श्रीलंका है उसमें सामाजिक समूह जो 3 भागों में बटा हुआ है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कैसे? सबसे ज्यादा जो वहाँ के मूल निवासी है सिंगली, वो 74% है, तमिल 18% है और ईसाई जो हमारे वो 8% है। ये जो हमारे ईसाई है वहां पर 8% है। अब ये जो तमिल
मतलब ये जो हो गए सिंगली हो गए, तमिल हो गए, ईसाई। लेकिन ये जो तमिल है उनको भी दो भागों में बांटा है। एक तो वो तमिल है जो वहां के मूल निवासी हैं, श्रीलंका के मूल निवासी, तो उन्हें कहते हैं श्रीलंकाई तमिल। ये जो लिखा है श्रीलंकाई तमिल, ये वहां के मूल निवासी हैं और इनकी संख्या 13%। इसके बाद ये जो हमने लिखा है भारतीय तमिल, भारतीय तमिल वो लोग हैं जो बागान मजदूरों के रूप में भारत से चाय बागान या कॉफी कहवा बागान के यहाँ से वहां से मजदूरी करने गए और वहीं बस गए, उनको जो है वो भारतीय तमिल कहा जाता है। श्रीलंका जो है वो हमारा 1948 में, श्रीलंका जो हमारा है वो 1948 में, सन 1948 ईस्वी में हमारा श्रीलंका जो है स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका हमारा स्वतंत्र हुआ। जब ये हमारा श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1948 में, तो जो बहुसंख्यकवाद है, फिर हुआ बहुसंख्यकवाद, जो वहां के ज्यादातर लोग जो थे, क्योंकि सिंगली लोग हैं वहां श्रीलंका में, सबसे ज्यादा संख्या में जो है सिंगली लोग, उन सिंगली लोगों ने क्या किया, तमिल लोगों को जो है वो दबाना, उनके नेताओं ने, जो सिंगली नेता थे, उन्होंने ये जो तमिल समुदाय था उनको दबाने का प्रयास किया और अपनी संख्या बल के ऊपर, अपनी संख्या बल से जो उन्होंने कहा कि बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। 1956 ईस्वी में जो है कानून पारित किया और उन्होंने तमिलों की उपेक्षा करके सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। कौन सी भाषा? 1956 में जो है ये सिंगली भाषा जो है, कौन सी भाषा? सिंगली भाषा जो है वो वहाँ की राजभाषा। और ये जो बौद्ध धर्म है वहाँ का, जो हमारा बौद्ध धर्म जो है, वहाँ का धर्म जो है वो कौन सा हो गया? बौद्ध धर्म को जो है उन्होंने अपना राजधर्म घोषित कर दिया। नौकरियों में ये जब बौद्ध धर्म घोषित कर दिया तो जो नौकरियों में, उन नौकरियों में भी जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षण और बढ़ावा मिला। अब ये इतनी बात करने के बाद जब बहुसंख्यकवाद हुआ, उन्होंने ये जो भारतीय तमिल गए हुए तो उनका उपेक्षा की, उन्हें मतलब सही सम्मान नहीं मिला, सही नौकरियां नहीं मिली। तो ये जो था, फिर ये जो है उन्होंने सरकार से मांग की 1980 में। कब? सन 1980 में इन तमिलों ने, जो भारत के गए हुए जो बागान मजदूर थे, जो ये आपके जो भारतीय तमिल थे, उन्होंने एक संगठन बनाया, लिट्टे। कौन सा संगठन बनाया? लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है सरकार, ईलम का मतलब होता है सरकार। ये जो संगठन हमारा बनाया, इन संगठनों ने एक स्वतंत्र तमिल ईलम, स्वतंत्र तमिल ईलम मतलब एक स्वतंत्र सरकार बनाने की मांग की गई। परिणाम स्वरूप दोनों समुदाय में पारस्परिक अविश्वास, सिंगली और तमिलों में ये विश्वास अविश्वास की जो खाई थी वो दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। और जब ये खाई गहरी होती गई, संघर्ष होने लगा और धीरे धीरे यही संघर्ष जो था वो वहां गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। जब वहां ये गृह युद्ध हो गया, श्रीलंका लिट्टे ने वहां के निवासियों को, वहां की सेना को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया और काफी वर्ष तक ये जो लिट्टे के नेतृत्व में संघर्ष चला। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे, उन्होंने भी श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर मतलब शांति सेना भेजी, वहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए। श्रीलंका में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में ये श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई और कुछ समय बाद ये जो लिट्टे का प्रमुख था बी प्रभाकरन, वो मारा गया और धीरे धीरे फिर लिट्टे का अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस प्रकार बच्चों, आज ये सत्ता की साझेदारी में जो हमारी पाठ में 2 देश दिए गए, बेल्जियम और श्रीलंका, उनके बारे उनके तो इस प्रकार ये जो हमने आज आप सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका के देश जो इस पाठ में दिए गए उनके माध्यम से ये बताया। इसके बाद जो है वो जो शेष पाठ है वो नेक्स्ट लेक्चर जो अगला क्लास होगी, अगला कक्षा होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं और इनके लिखित पॉइंट्स भी, ये 2 पेज के नोट्स हैं, अभी इतना जो अभी पढ़ा है उसके, वो आपको मैं भेज दूंगा उनको। नागरिक शास्त्र का ये पहला पाठ है, नाम है इस पाठ का सत्ता की साझेदारी। से आप अपने नागरिक शास्त्र वाले हिस्से में लिख लें, पढ़ लें और समझ लें। धन्यवाद।